यूपी में चुनावी समीकरण और ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये चुनाव 80 बनाम 20% मतदाताओं का होगा। आखिर क्या है 80 बनाम ये 20%? इस रिपोर्ट में देखें। पांच राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरण में यूपी में चुनाव होगा। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। फिलहाल फिजिकल चुनाव प्रचार पर रोक है, तो नेता बयानों के जरिए अब मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता है और बीजेपी को लगता है कि वो वोट नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। योगी आदित्यनाथ के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा है। योगी जी जो कह रहे हैं 20 और 80 की लड़ाई, उनका गणित अभी थोड़ा गड़बड़ है। लड़ाई 15 और 85 की है। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी मिल गए तो हो गए 85 और 15 में भी हम लेंगे वोट। तो आप समझ लें अपना गणित वो। उत्तर प्रदेश के चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं होंगे, 80-20 पर नहीं होंगे, 60-40 पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव बेरोजगारी पर होंगे, माताओं बहनों के सम्मान पर होंगे। योगी के बयान पर महबूबा मुफ्ती ने भी पलटवार किया है। उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के बगैर, और इसके बगैर उनके पास लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं। वो लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको अटैक कर रहे हैं। जो गांधी जी के कातिल को उसकी पूजा करते हो, तो उसकी बात पे मैं क्या कमेंट करूं। वहीं बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के बयान को बिल्कुल सही बताया है। उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने तो गलत नहीं कहा, जो कहा वो सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, उनके सशक्तिकरण को लेकर काम किया, बिना भेदभाव के किया है। लेकिन अगर कहीं पे पॉलिटिकल प्रेजुडिस है, कहीं राजनीतिक पूर्वाग्रह है, तो वो साफ दिखाई पड़ता है। यूपी की राजनीति में ध्रुवीकरण नई बात नहीं है। सब पार्टियों की ओर से ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाता रहा है। चुनाव में जिन्ना का नाम उछालना हो या कैराना और मुजफ्फरनगर से पलायन का मुद्दा, ये चुनावी प्रचार के वो शब्द और मुद्दे हैं जो इत्तेफाक से नहीं, पूरी तैयारी के साथ सामने आते हैं। चुनाव से पहले नेता जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, नेता जाति और धर्म के आधार पर अपने समीकरण साधने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म एक कटु सत्य माना जाता है। और अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने कोर वोट बैंक हिंदुत्व को साधने में जुट गई है। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो सभी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने के प्रयास में जुट गए हैं और अब आपको उत्तर प्रदेश का एक धार्मिक समीकरण दिखाते हैं। धार्मिक समीकरण क्या है, वो आंकड़े क्या है इस वक्त। सबसे पहले हिंदुओं की बात करते हैं तो परसेंटेज में ये 79.73% है। सभी पार्टियों का उनकी नजर है इस पर। इसके बाद करते हैं मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिमों को जो परसेंटेज में अगर हम देखें तो 19.26% है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, बहुत सारी राजनीतिक दल है, उनकी नजरें कि हमारे साथ ही आ जाए। इसके बाद ईसाई धर्म की बात करें तो 0.18% वो हैं। सिख समुदाय की अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 0.32% आबादी है, ये परसेंटेज है। वहीं बौद्ध धर्म 0.10% है। ये यूपी में जो धार्मिक समीकरण है वो आपको बताना है। जैन समुदाय की बात करें तो 0.01% है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य 0.4% उत्तर प्रदेश में है और इसी पर निगाहें हैं सभी की।
अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20% मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव MB का नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव लगातार दूसरे दलों के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में जुटे हैं, लेकिन इन नेताओं को शामिल करने में एक खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये नेता ब्राह्मण हैं या मुस्लिम हैं। यानी अखिलेश चुनाव जीतने के लिए MB समीकरण बनाने में जुटे हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया और मेरे साथियों ने इस बात के लिए मुझे इजाजत दे दी है कि हम लोग जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने के ऐलान पर बीजेपी बेफिक्र है। जनता में अंदर ये भावना भर गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सुशासन दे सकती है और बहुत तेज विकास भी दे सकती है, इसलिए जनता तय कर चुकी है। कोई नहीं है, नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टक्कर में नहीं है। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। वे 2007 में यूपी की मुजफ्फराबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और यहां से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। वे 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आज बदायूं जिले की बिलसी सीट से बीजेपी विधायक RK शर्मा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले पूर्वी यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से एक राकेश पांडे भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। यूपी में 12% ब्राह्मण और करीब 20% मुस्लिम वोट है, जिसे साधने में अखिलेश यादव जुटे हैं। यूपी में सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव इन दिनों जातिगत और सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, जाट और ब्राह्मण समीकरण को एक करने में जुटे हैं, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़े मतदाताओं के साथ ब्राह्मण प्लस दलित के गठजोड़ को भी आगे लाने में जुटे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव का यह प्रयोग 2022 के चुनाव में सफल हो पाएगा। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो अखिलेश यादव की नजर है MB फॉर्मूले पर। आखिर ये MB फॉर्मूला क्या है, आपको समझाते हैं कि MB फॉर्मूला है क्या। दरअसल M यानी कि मुस्लिम और B यानी कि ब्राह्मण, तो ये MB फॉर्मूला है। और जरा आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो क्यों जरूरी है और क्यों इस पर निगाहें, वो देखिए ब्राह्मण जो वोटर्स हैं उनकी तक संख्या है तकरीबन 12% उत्तर प्रदेश में। और अगर वही मुस्लिम के साथ जुड़ जाते हैं, M+B हो जाता है यानी कि मुस्लिम के साथ 19.26% के साथ, तो ये आंकड़ा कहां पहुंच जाता है 31.26। वहीं जो इंटरेस्टिंग फिगर वो ये है, ब्राह्मण 12% प्लस मुस्लिम 19.26%। और अगर अखिलेश यादव की बात करें और पूर्व के चुनावों को देखें, हम विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें, ये एक्सपर्ट्स जो मानते हैं, आंकड़ों की तरफ देखें तो ये जो यादव 10% यादव है वो माना जाता है कि अखिलेश यादव के साथ जाता है और आंकड़ों में भी ये नजर आए। और ये आंकड़ा 41.26 पहुंच जाता है, 40 से ऊपर पहुंच जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस समीकरण को फिट करने में बैठे हैं कि कैसे ब्राह्मण उनके साथ आ जाएं, मुस्लिम उनके साथ आ जाएं और यादव तो उनके साथ हैं ही, वो ईमान कर चलते हैं। और अब ब्राह्मण वोटर का, जो ब्राह्मण वोटर है उनका नंबर गेम समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 12% आबादी है, 12% ब्राह्मण वोटर हैं और 11 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे, इसमें ज्यादातर जो पूर्वांचल के हिस्से हैं, 11 जिले ऐसे जहां पर 15% से ज्यादा आबादी है ब्राह्मण वोटर की। और 60 विधानसभाओं में ये निर्णायक असर डालते हैं। यही वजह कि इन पर निगाहें। 41 ये वो संख्या है 2007 में जो BSP के विधायक रहे। 41 विधायक 2007 में BSP के बने और सरकार किसकी बनी? BSP की। फिर 2012 में चुनाव हुए, 21 विधायक समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण विधायक जीत कर आए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद 2017 में विधानसभा के चुनाव में 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के बने। 20 साल से ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में ब्राह्मण मुख्यमंत्री ही रहे हैं। कांग्रेस का भी इसमें एक लंबे समय तक राज रहा है। 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अब तक रह चुके हैं। और यही वजह है कि ब्राह्मण क्यों जरूरी है, क्यों अखिलेश यादव या दूसरे राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपने साथ लाने में जुटे हुए, इसी फॉर्मूले की वजह से।
मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीएसपी युवा ब्रिगेड के जरिए मतदाताओं को जोड़ने में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की यूपी के रण को जीतने की क्या रणनीति है, बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो यही, सीधी लड़ाई में बीएसपी कहां है? देखिए, लड़ाई जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी आपस में ये लड़ रहे हैं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, और बहुजन समाज पार्टी जो है इनसे बहुत आगे है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई 80 और 20 की है। जब उनसे ब्राह्मणों पर सवाल पूछा गया तो देखिए, वो 80 किसको कहते हैं, 20 किसको कहते हैं, ये तो वो लोग अभी तो शुरुआत है। अभी तो बड़े बड़े वो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इसी सब चीज़ों पे तो चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अच्छी तरह से इन लोगों को पहचान चुकी है, और कितना भी उन्माद फैलाने की कोशिश कर लें, कितना भी ये इस तरह की बातें करके दंगे फसाद ये वो कराने की कोशिश कर लें, लोगों को भिड़ाने की कोशिश कर लें, जहर खोलने की कोशिश कर लें सोसाइटी में, लेकिन अब की बार लोग इतना इनसे परेशान हो चुके हैं और इनकी सरकार से परेशान हो चुके हैं। जहाँ किसानों को कुचल के मार दिया जाता है, जहाँ हर 2 घंटे महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा हो, जहाँ बेरोजगारी का आलम यह हो कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, आपने सारी नौकरियां लेने का काम कर दिया, लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। तो आज जिस तरह से लोग बीमारी की हालत में, कोरोना में लोगों की मौतें हुई हैं, कहीं गैस की वजह से नहीं, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं डॉक्टर नहीं है, तो कहीं दवाई नहीं है, जलाने की जगह नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, कौन इनके साथ में आएगा? इनके साथ में ये 80 और 20 का मतलब इनका ये कि ये मान के चल रहे हैं कि अब इनके पास 20 बचा है। सतीश चंद्र मिश्रा जी, आपने एक फोटो शेयर की थी आकाश आनंद की और कपिल मिश्रा की, जो आपके बेटे हैं, युवा शक्ति के नाम से। तो इन युवा शक्तियों का क्या प्रयोग है इस चुनाव में? क्या ये दोनों भी कोई चुनाव लड़ सकते हैं या सिर्फ कैंपेनिंग के लिए है, चेहरे के लिए? देखिए, ये लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ना आकाश आनंद जी लड़ रहे हैं, ना कपिल मिश्रा लड़ रहे हैं, ना हमारी पत्नी कल्पना मिश्रा लड़ रही हैं। ये सब लोग खाली चुनाव के प्रचार में, ये लोग नौजवानों को, कल्पना मिश्रा महिलाओं को लेकर के कई अपनी सभाएं कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आकाश आनंद जी बाहर कर चुके हैं, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी और जगह। और ये लोग युवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो महिलाओं को जोड़ने का। लेकिन ये लोग ना, जहाँ तक कपिल मिश्रा और या कल्पना मिश्रा, ना ये लोग पार्टी के कोई इन्होंने पद लिया है, ना कोई लेने जा रहे हैं, ना कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब की बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। एक अंतिम सवाल सतीश चंद्र मिश्रा जी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी प्रकार के गठबंधन की गुंजाइश किसी पार्टी से है? बीएसपी की कोई प्लानिंग है या नहीं? सवाल ही नहीं उठता। ना हमने गठबंधन कौन करता है? गठबंधन वो करता है जो कमजोर होता है, जिसको बैसाखी की जरूरत है। आपने देखा समाजवादी पार्टी कमजोर है, वो कहीं इधर से ले लो, कहीं उधर से ले लो, कहीं इससे गठबंधन कर लो, कहीं उससे कर लो, बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो यूपी चुनाव में फिर से लखनऊ के पास स्थापित भगवान परशुराम का मंदिर चर्चा में है, और इस मंदिर में समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से स्थापित किया गया फरसा गिर गया। अब बीजेपी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए लखनऊ में परशुराम मंदिर बनवाकर पूरे धूमधाम से 2 जनवरी को पूजा की। इस दौरान विशाल फरसे को भी स्थापित किया गया, लेकिन 192 घंटे में ही ये फरसा गिर गया। फरसे की बात करें तो 68 फुट का ये फरसा था, वो अब धराशायी हो गया है। अब क्या वोट भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ जाएं और परशुराम, जिन पर दाव लगाया था समाजवादी पार्टी ने, वो उनके हाथ से निकल जाए? समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि वो कहीं ना कहीं यादव मुस्लिम वोट के अलावा एक कहें तो हिंदुओं को अपने खाते में करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये फरसा लगा था और पीछे अनावरण हुआ था परशुराम का। फिलहाल अब तो परशुराम, या यूं कहें फरसा, उनके साथ नहीं रहा। परशुराम मंदिर का फरसा गिरा तो बीजेपी को अखिलेश यादव पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके लिखा है कि सपा के लिए भारी अपशकुन, कुपित हुए भगवान परशुराम, फरसा गिरा। अखिलेश यादव द्वारा विद्वेषपूर्ण भावना से भगवान परशुराम जी के मंदिर में लगाए गए फरसे का गिर जाना समाजवादी पार्टी के लिए भारी अपशगुन साबित होगा।
सुरक्षा का चुनावी चक्रव्यूह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा और आपको पता है कि उसके बाद से कोई फोन कॉल्स भी आए हैं। और ये फोन कॉल्स किसको आए? ये फोन कॉल्स आए हैं वकीलों को और उनको बाकायदा धमकाया जा रहा है। तो सुरक्षा बड़ी चूक के बाद अब कई राज्यों में वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए कुछ तैयारियां की गई हैं और ये तैयारियां विशेष तैयारियां हैं। वीवीआईपी के लिए ये विशेष तैयारियां हैं कि एक विशेष सुरक्षा घेरे में वो रहेंगे। चुनावी राज्यों में अब तैनाती होगी। एडवांस सिक्योरिटी जो टीम है उसकी यहां पर तैनाती होने वाली है। ये है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, ये जो टीम है इसकी तैनाती होगी। और वीवीआईपी के दौरे से पहले एएसएल की विशेष सुरक्षा जांच होगी। प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ वो अब ना हो वीवीआईपी के साथ, इसलिए निर्णय लिया गया कि सुरक्षा में एनएसजी कमांडोज, सीआईएसएफ की टीम होगी, सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे जो सुरक्षा में हर पल वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ? तकरीबन 20 मिनट फ्लाईओवर पर वो खड़े रहे। उसके बाद ये चुनावी चक्रव्यूह है सुरक्षा का। अब अर्धसैनिक बल एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। अर्धसैनिक बलों का एक कंट्रोल रूम होगा जहां से हर एक चीज पर नजर होगी। जैसे ही वीवीआईपी मूवमेंट होगी, वीवीआईपी मूवमेंट पर नजर होगी। अब कहां पर बनेगा? चंडीगढ़ में, जालंधर में, लुधियाना में, इंफाल में, लखनऊ में और कानपुर में ये कंट्रोल रूम बनेगा। यहां पर जो भी गतिविधियां होंगी वीवीआईपी की और इनकी नजर होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.